हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका नई सीरीज में। ये हमने ईपीएफओ के लिए सिलेबस स्टार्ट करा है, बट ये सिर्फ आपको ईपीएफओ में हेल्प नहीं करेगा। एसएससी का कोई एग्जाम हो उसमें हेल्प करेगा, या जेकेएसएसबी के हर एग्जाम में ये सिलेबस टॉपिक जो हमारा पूछा ही जाएगा, दैट इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हम ये स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कंप्लीट उसके बैकग्राउंड क्या रही थी, उसके रीजन क्या हैं, उसके कहाँ पे हुआ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फ्रीडम फाइटर्स थे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ओके, देखो सबसे पहले ना हमें तो ये पता होना चाहिए कि कॉज क्या थे, राइट। तो सबसे पहले कॉज से भी पहले हमें ये जानना है कि इनका अनदर नेम क्या थे, यानी कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था इसके और क्या क्या नाम से ये जाना जाता था। क्लियर, यानी कि अनदर नेम ऑफ रिवॉल्ट 1857। तो ना ये साथ साथ आपने ट्राई करना है कि नोट्स बनाओ, ठीक है, और किस किस नाम से जाना जाते थे। तो आपने साथ साथ नोट्स बनाने हैं ताकि आपके माइंड में आपको रिवाइज करने की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। हम लेक्चर के लास्ट में इसकी पूरे के पूरे लेक्चर की रिवीजन भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट होगा तब भी रिवाइज करेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपको चीजें आसानी से याद हो सके। जैसे मैंने बात करी कि अनदर नेम क्या क्या हो सकते हैं इसके, है ना। तो ये सबसे पहला विद्रोह था, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या बोला जाता है इसको? इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रिपीट करेंगे सभी मेरे साथ, इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एक नाम तो इसका ये रहा, यानी कि इसको और एक इस नाम से जाना जाता था, पहला नाम, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता था सर? और ना इसको जाना जाता था द इंडियन म्यूटिनी के नाम से, द इंडियन म्यूटिनी, द इंडियन म्यूटिनी के नाम से। अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? दो नेम पढ़े जिनके नाम से ये जाना जाता था, इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन म्यूटिनी। फिर हमने पढ़ा द सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है। बेसिकली जो सिपाही हैं उनको ही अंग्रेज सिपॉय बोलते थे, तो इसको और एक नाम से जाना जाता था, दैट इज सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है। और क्या नाम था हमारे पास? दैट इज द ग्रेट रेबिलियन। क्या नाम था? द ग्रेट रेबिलियन, द ग्रेट रेबिलियन। ओके, तो ये कुछ और नाम थे जिनके थ्रू ये जाना जाता था, ठीक है। दैट इज इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, नॉट, ठीक है। तो हमने कौन कौन से नाम पढ़े सर? पढ़ा इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी, द ग्रेट रेबिलियन, द ग्रेट रेबिलियन। तो ये था जो हमने पढ़े कि इसको इस नाम से जाना जाता। ये किसको जाना जाता? रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। क्लियर। अब देखिए ये कुछ कॉजेज थे, है ना। रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट के कोई कारण रहे होंगे ना, ऐसे ही तो नहीं रिवॉल्ट हो जाता, रिवॉल्ट के कोई ना कोई कारण तो रहे होंगे। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। देखो, एक तो कारण थे जो हमारे लॉन्ग टर्म थे। कैसे कारण थे सर? एक हमारे कारण थे कुछ जो हमारे लॉन्ग टर्म रीजन थे, है ना। कोई चीज पुरानी चली आ रही होगी, उसी के लिए तो रिवॉल्ट हुआ होगा, तो यानी कि लॉन्ग टर्म कॉजेज थे इसके कुछ। और कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से क्या हुआ, ये इमीडिएट कुछ ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से कोई चीज भटकी होगी। फॉर एग्जांपल देखो, आपका अगर किसी से झगड़ा हो रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आया होगा ना कि उसने कुछ एक बात बोली, आपको जगदम से हिट करी, तो आपने उससे लड़ाई स्टार्ट कर दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमीडिएट कॉज। क्या बोलेंगे हम उसको? दैट इज इमीडिएट कॉज, ठीक है। लड़ाई होने के यानी कि म्यूटिनी होने के हमारे पास दो तरीके के कॉजेज आते हैं सर। पहला है लॉन्ग टर्म कॉजेज, दूसरा हमारे पास इमीडिएट कॉजेज, राइट। पहला हमारे पास लॉन्ग टर्म कॉजेज, दूसरा है हमारे पास इमीडिएट कॉजेज, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में भी हमारे पास फर्दर डिवाइडेड हैं। कुछ हमारे पास से दैट इज पॉलिटिकल, यानी कि कुछ पॉलिटिकल रीजन रहे जिनके कारण से ये सब
हुआ। फिर हमारे पास कुछ इकोनॉमिक काजेज भी रहे जिसके कारण से ये म्यूटिनी हुई। अभी हम सबको डिस्कस करेंगे बारी बारी से, ठीक है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी यानी कि रहे, ठीक है। क्या ये 3 कारण थे लॉन्ग टर्म में? नहीं सर, इनके अलावा भी हमारे पास रीजन थे जिनको हम बोल सकते हैं दैट इज कुछ सोशियो रिलीजियस, ठीक है, सोशियो रिलीजियस रीजन भी रहे हमारे पास, और कुछ हमारे पास आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी थी, ठीक है, कुछ आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी रही इस रिवोल्ट के लिए, ठीक है। और इमीडिएट कारण याद रखना है आपको, इमीडिएट कारण सिर्फ एक ही था हमारे पास, दैट इज जिसको हम बोल सकते हैं इनफील्ड राइफल। क्या था? इनफील्ड राइफल, ठीक है। ये आपने कई बार नाम सुना होगा, इनफील्ड राइफल, ठीक है। ये इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से म्यूटिनी स्टार्ट हुई, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट क्या था हमारे पास, कॉज था जिसकी वजह से इमीडिएट जो कॉज है वो स्टार्ट हुआ। तो हमने क्या पढ़ा सर कि हमारे पास 2 तरीके के कारण थे ना, कोई भी लड़ाई होगी या कोई भी विद्रोह होगा उसके पीछे कोई ना कोई कॉज ज़रूर होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास 2 तरीके के कॉज थे। पहला लॉन्ग टर्म कॉज, जिसमें हमने अलग अलग वैरायटी के कॉज पढ़े, जैसे कि हमने देखा कि उसमें ना कुछ पॉलिटिकल कॉजेज भी थे। अब क्या थे पॉलिटिकल कॉज हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक कॉजेज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज थे, कुछ सोशियो रिलीजियस कॉजेज भी थे, और कुछ हमारा आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी था, ठीक है। और एक सर एक इमीडिएट कॉज था, यानी कि एक इमीडिएट कोई एक पॉइंट पे ऐसी कोई बात हुई होगी जिसने हिट करा जिसकी वजह से ये कॉज स्टार्ट हुआ, वो था हमारे पास दैट इज इनफील्ड राइफल का कारण, ठीक है। अब ये इनफील्ड राइफल क्या बुलाती, अब हम ये कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम पॉलिटिकल कॉज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे सर? पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। ओके, सभी हेडिंग डाल लीजिए, पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। ओके, देखो ना, जैसे ही जब ब्रिटिश आए ना, उन्होंने अपनी एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया है ना। उन्होंने एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आए, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी लेके आए, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या नाम था उसका? दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके कारण इसमें क्या बोला जाता था, देखो इसमें ये बोला गया कि जितने भी हमारे पास राजा महाराजा हैं, अगर उनकी कोई अपना सगी औलाद नहीं होगी, ठीक है, कोई सगी औलाद नहीं होगी, यानी कि अगर उन्होंने गोद लिया हुआ है कोई भी अपना बच्चा, तो वो अगला राजा नहीं बनेगा, वो अगला राजा नहीं बनेगा, वो पूरा का पूरा रीजन ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा रीजन ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। ये था हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कारण, ठीक है, जिसको हम पॉलिटिकल कॉज भी कह सकते हैं। क्लियर है? ओके, पॉलिटिकल। अब इसमें कौन कौन सा स्टार्ट हुआ? जो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वो स्टार्ट हुई अवध से। कहां से स्टार्ट हुआ सर? अवध से स्टार्ट हुआ, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ अवध, यहां से इन्होंने ये चीज की शुरुआत करी। उसके बाद कौन कौन सी स्टेट्स एनेक्स करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो उनके नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट को एनेक्स करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन लैप्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि एनेक्सेशन ऑफ लवध, ये किसने स्टार्ट करी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी वो किसने स्टार्ट करी थी? याद रखेंगे आप, ये कौन से वाइसराय ने स्टार्ट करी थी या जनरल गवर्नर ने? क्या जनरल गवर्नर ने? दैट इज लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने ये स्टार्ट करी थी पॉलिसी। क्लियर है? कौन सा था सर? पॉलिटिकल कॉज में हमने सबसे पहले पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो किसने स्टार्ट करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। सबसे पहले किसको एनेक्स करा था? अवध को, राइट। उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स आना स्टार्ट हुई, हम उनके बारे में पढ़ते हैं जरा, ठीक है। अब हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे जो सब, और उसके बाद स्टेट हुई हमारे पास 17, ठीक है, 17 इन द ईयर
1848, इन द ईयर 1848। आपको ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप बार बार रीड करते रहोगे, कहीं बार कहीं एमसीक्यू में आ जाता है तो वहां पे ये चीज मेंशन वहां पे कर दोगे, ठीक है। सबसे पहली स्टेट कौन सी, सतारा इन 1848। देन उन्होंने करी भगत, भगत नहीं करी थी, भगत से पहले करी थी जैतपुर एंड संबलपुर, जैतपुर एंड संबलपुर इन द ईयर 1849। देन इसके बाद उन्होंने स्टेट करी दैट इज भगत, ठीक है। छोटी छोटी प्रोविंसेस होती थी उस टाइम पे, हम एग्जैक्टली स्टेट नहीं बोलेंगे तो, बट क्योंकि अभी हमें नाम देना है तो स्टेट्स का ही नाम देंगे, ठीक है। इससे बेटर रहेगा प्रोविंस लिख सकते हो आप इसकी जगह, ठीक है, प्रोविंसेस लिख सकते हो आप यहाँ पे, ओके। देन भगत के बाद करी थी उन्होंने उदयपुर इन द ईयर 1852 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज झांसी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सबने सुना ही है ना, तो उनकी स्टेट करी थी क्योंकि उनका अपना कोई भी क्या ना था, सुपुत्र नहीं था, तो उन्होंने गोद लिया था, तो उन्होंने उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर उनको एनेक्स कर लिया। देन आती है लास्ट स्टेट जो करी थी दैट इज नागपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन करी है, दैट इज इन द ईयर 1854, ठीक है। याद करेंगे कि हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सर हम एक ही कारण पढ़े, दैट इज अ पॉलिटिकल कॉज, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इन्होंने इंप्लीमेंट लाई थी पॉलिसी जिसमें उन्होंने अवध को एनेक्स करा। उसके बाद कौन कौन सी प्रोविंस एनेक्स करी गई बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दैट इज सत्तारा, जैतपुर एंड संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर, ठीक है। ये था हमारे पास पॉलिटिकल कॉज। अब हम सेकंड बात करते हैं, दैट इज हमारे पास, अच्छा ये बाद में पढ़ेंगे हम इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, ठीक है। उससे पहले हम एक रीजन और पढ़ेंगे, दैट इज अब पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक कॉज, ठीक है, राइट। इकोनॉमिक कॉज हम यहां पे लिख देते हैं, इकोनॉमिक कॉज। देखो ब्रिटिशर जो यहां पे आए थे ना, है ना, वो क्या करने लगे, इंडिया को लूटने लगे। अब जो भी यहाँ से गवर्नर जनरल जाता था बाहर, वो अमीर, यानी कि इतना अमीर होके जाता था कि वो वहाँ पे जाके एमएलएज को बाय कर लेता, अपनी सरकार बना लेता था, जो आजकल के टाइम पे हो रहा है, वो पुराने टाइम पे अंग्रेज भी करते थे। तो यानी कि वो क्या करे, इंडिया की वेल्थ को वहाँ पे ले जा रहे थे, है ना, अपने इकोनॉमिक यूज के लिए अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम ला रहे थे। क्या कर रहे थे, नए रेवेन्यू सिस्टम ला रहे थे, ठीक है, जिसमें क्या करते थे, चाहे वो कोई भी हमारे आर्टिजन्स हो, पीजेंट्स हो या जमींदार हो, उन सबको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, ठीक है। नए रेवेन्यू सिस्टम ला रहे थे जिसके कारण से किन किन को नुकसान हो रहा था, इंडिया में चाहे कोई भी, चाहे छोटे तबके का लोग हो, चाहे वो बड़े तबके के लोग हों, उन सबको क्या हो रहे थे, माय डियर, नुकसान हो रहा था। चाहे वो पीजेंट्स हो, फिर है ना, चाहे वो जमींदार हो, ठीक है, जमींदार हो, या फिर चाहे वो आर्टिजन्स हो, ठीक है, या फिर वो ट्रेडिशनल कुछ भी इंडस्ट्रियल वाले हों, इंडस्ट्री हो, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ठीक है। बेसिकली ये तीन जो तबके के लोग थे उनको क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा था। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके ही देश में कुछ ऐसा हो कि कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, तो ना आपसे ज़्यादा पैसा कोई बाहर वाला आके कमा के चला जाए, है ना। आपके देश में क्या, बेसिकली हमारे देश में ये चीज़ हुई है ना, तो ऐसा कभी हो तो आपको उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा। देखो ये बिल्डअप हो रहा है ना, कुछ पॉलिटिकल कॉज, कुछ ऐसा हुआ, फिर इकोनॉमिक कॉज, लोगों के अंदर क्या हो रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पे फिर स्लोली रिवॉल्ट स्टार्ट होगा।
अभी तक हमने पढ़े दो कारण, पॉलिटिकल कॉज और इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या था, वो हमारी इकोनॉमी को ले जा रहे थे थोड़ा न्यू रेवेन्यू सिस्टम, अलग अलग तरीके के रेवेन्यू सिस्टम ला रहे थे, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं अलग अलग तरीके के टैक्स ला रहे थे ना, टैक्सेशन के थ्रू, है ना। और टैक्सेशन के थ्रू क्या कर रहे थे वो, इंडिया के पीजेंट्स, जमींदार और आर्टिजन्स, इनकी मेहनत को वो, यानी कि इनकी मेहनत तो ये कर रहे थे बट सारा पैसा कौन कमा रहे थे, दैट इज आर ब्रिटिशर। तो हमारे पास ये कारण थे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, दैट इज, और कौन सा कारण बताया मैंने आपको, दैट इज सोशियो रिलीजियस रीजन, ठीक है, ओके, सोशियो एंड रिलीजियस रीजन हमारे पास, दैट इज सोशियो एंड रिलीजियस, ठीक है, कॉज, ओके। अब देखो जब भी ना सोशियो रिलीजियस कॉज क्या होने लगा यहाँ पे, अब ब्रिटिशर क्या करने थे, अपने आप को बढ़ावा देना चाहते थे ना, उन्होंने वहां से क्रिश्चियन मिशनरीज बुलाए। वो क्या कर रहे थे, कन्वर्जन कर रहे थे इंडियंस को क्रिश्चियन में। तो उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज आए यहाँ पे, क्रिश्चियन मिशनरीज आए यहाँ पे, है ना। तो वो लोग क्या करने लगे, जब क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे वो कन्वर्जन करने लगे, है ना, भारतीय लोगों की, ठीक है। जब ये क्या करने लगे, कन्वर्जन्स करने लगे, राइट। तो यहाँ पे जब क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे, वो क्यों आएंगे, वो हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे फ्रॉम अ हिंदू टू अ क्रिश्चियन। अब मुझे ये बताओ, क्या लोगों में आक्रोश आएगा, बिल्कुल आएगा ना, लोगों में गुस्सा आएगा। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं रिवॉल्ट के लिए एक बिल्टअप की कंडीशन आ रही है, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, सर क्रिश्चियन मिशनरीज आए तो सही, बट ये कौन से एक्ट के थ्रू आए, है ना। अब किसी एक्ट के थ्रू आए थे ना, तो वो कौन सा एक्ट था, वो सब भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं बता रहा हूं। दैट इज थ्रू एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर क्या है, हमारे पास कि क्रिश्चियन मिशनरीज आए जो लोगों की कन्वर्जन करने लगे। क्या सिर्फ यही कारण था, नहीं सर, क्रिश्चियन मिशनरीज के आने के बाद इन्होंने क्या करा, इंग्लिश को कंपलसरी बना दिया, ठीक है। बेसिकली 1837 में क्या हुआ, इंग्लिश को कोर्ट की लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है। इंग्लिश को यूज किया गया एज अ कोर्ट लैंग्वेज, ठीक है, कोर्ट लैंग्वेज के लिए। क्या बोला मैंने, सर एक कारण था कि क्रिश्चियन मिशनरीज आए बाय थ्रू अ चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जो हिंदुओं की कन्वर्जन करने लगे टू अ क्रिश्चियंस, ठीक है। और 1837 में इंग्लिश को बना दिया गया कोर्ट लैंग्वेज। इससे पहले क्या होती थी, जरा बता सकते हो मुझे आप। इससे पहले सर हमारे यहाँ पे पर्शियन यूज की जाती थी, है ना, पर्शियन यूज की जाती थी। अब देखो अगर पहले पर्शियन यूज की जाती है, इट मीन्स पहले जितने भी बंदे काम करते थे ऑफिसेज में, बड़े बड़े ऑफिसेज में ब्रिटिशर के अंडर भी, वो वही लोग थे जिनको फारसी आती थी, है ना, पर्शियन दैट इज फारसी, उनको फारसी आती थी। अब वो लोग क्या हुए, बेरोजगार हुए, तो उनमें भी क्या लगे होने लगा, बिल्टअप स्लोली ब्रिटिशर के अगेंस्ट होने लगा। इसके अलावा और क्या हुआ, ये हमने एक कारण पढ़ा, फिर हमने 1837 का दूसरा रीजन पढ़ा, राइट। उसके बाद क्या हुआ, अब ये इंग्लिश को इतने बढ़ावा दे रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, इंग्लिश को कंपलसरी बना दिया। इन 1844 में इंग्लिश को कंपलसरी बना दिया फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। इंग्लिश को इन्होंने क्या कर दिया, कंपलसरी बना दिया फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज होंगी उनमें सिर्फ और सिर्फ अब इंग्लिश ही यूज होगी, इन्होंने ऐसा बोला। अगेन एक और हिट इंडियंस पे, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, गोरे आएंगे वही तो इंग्लिश आती होगी, या तो भारतीयों को सीखनी पड़ेगी उसके लिए। क्या सिर्फ यही था, नहीं, इन्होंने ना सती सिस्टम। अब देखो कोई चीज वो अगर 15 चीजें गलत कर रहे हैं, एक चीज सही करेंगे तो इंडियन उसको भी गलत मान के चलेंगे, राइट। तो एबॉलिशन ऑफ अ सती सिस्टम, उसको भी इन्होंने खत्म किया, ठीक है। यानी कि एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम किया इन्होंने, जो कि काइंड ऑफ अच्छा सिस्टम था, बट लोगों के मन में अब इतने सारा
डर बैठ चुका था इनके लिए कि इन्होंने इसको भी गलत माना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण रहा। और इन्होंने एक अच्छा और काम किया, दैट इज अ विडो री मैरिज एक्ट, दैट इज अ विडो री मैरिज एक्ट, इनमें भी इनका हाथ था। ठीक है, एक विडो री मैरिज एक्ट आया, वो कब आया था कोई बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में? दैट इज इन द ईयर 19 या 1856 में। ठीक है, इसमें एक क्या आया, विडो री मैरिज एक्ट। अब ये दो कॉज तो अच्छे थे, बट लोगों के माइंड में पिछले इतने सारे कॉज थे जो खराब थे ब्रिटिशर को लेकर, तो उन्होंने सोचा ये भी शायद हमारे लिए गलत कर रहे हैं, तो लोग इसके अगेंस्ट भी भटकना स्टार्ट हो गए। तो हमने 3 कारण पढ़े, इकोनॉमिक पढ़ा, पॉलिटिकल पढ़ा, सोशो रिलीजियस कारण पढ़ा। क्लियर है? इसके साथ साथ ना अब क्या होने लगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होने लगा था। क्या होने लगा सर? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी। अब जो ब्रिटिशर थे है ना, वो क्या करते थे, वहाँ पे हर एक इंसान के साथ, चाहे वो काम करता है वहाँ पे चाहे वो नहीं कर, जैसे कि ब्रिटिशर फोर्स थी है ना, तो उसमें वो क्या करने लगे, डिस्क्रिमिनेट करने लगे बिटवीन इंडियंस एंड द फॉरेनर्स। ठीक है, इंडियंस एंड फॉरेनर में वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। तो ऑब्वियसली बात है, जब कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑन अ रेशियल बेसिस, तो वो भी क्या रहेगा, एक वन ऑफ द रीज़न रहेगा हमेशा ही। तो वो भी एक रीज़न रहा जिसमें वो क्या करते थे, इंडियंस को वेल पेड नहीं करते थे है ना, उनको एक्सक्लूड करते थे फ्रॉम अ वेल पेड हाईएस्ट जॉब्स के लिए। यानी कि जितनी भी हाई पोस्ट होंगी, वेल पेड होंगी, उनमें वो इंडियंस को क्या करते थे, इंक्लूड नहीं करते थे। क्या करेंगे, हाई पोस्ट के लिए वो क्या इंडियंस को इंक्लूड करेंगे, नहीं करते। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स रहते थे, यानी कि वहाँ पे इंडियंस इंक्लूड नहीं थे। तो ये भी क्या था, एक कारण था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। इसके अलावा जिसमें सबसे ज़्यादा हिट मिली, दैट इज था हमारे पास, क्या था हमारे पास, दैट इज इनफील्ड राइफल। क्या थी वो, इनफील्ड राइफल, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा इस रिवॉल्ट में हिट मिली। अब ये इनफील्ड राइफल क्या थी, जो आजकल की हमारे पास बनाई जाती है ना, इनफील्ड बाइक, रॉयल इनफील्ड बाइक, वही कंपनी ये बनाती थी। दैट इज अ इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल। ठीक है, ये क्या था हमारे पास सर, ये था दैट इज इमीडिएट कॉज है ना, ये इमीडिएट कॉज था। हमने क्या पढ़ा कि सर 2 तरीके के कारण थे, एक लॉन्ग था और एक इमीडिएट कॉज था। ठीक है, इमीडिएट कॉज। अब इसमें क्या था, बेसिकली ये कुछ इस तरीके की गन थी। इससे पहले क्या किया जाता था कि ना, जो हमारे पास बुलेट है और जो बारूद है वो अलग अलग कंटेनर में आता था, और हर एक सिपाही को वो मेजर करके डालना पड़ता था। एक इस तरीके की रॉड होती थी ये वाली, इससे पहले उनको बारूद डालना है, फिर पहले बुलेट डालनी है, फिर बारूद डालना है, फिर इससे उसको रॉड से ठोकना है ताकि वो अंदर तक जा सके, और वो एक पर्टिकुलर एक अमाउंट में पड़नी चाहिए। बट हमारे पास 1856 में जाके ये राइफल आई, दैट इज इनफील्ड राइफल। अब इसमें क्या किया गया, कुछ इस तरीके की कार्टेज बना दी गई, यानी कि एक काइंड ऑफ कंटेनर बना दिया गया जिसके नीचे बुलेट रखी, उसके ऊपर पाउडर, गन पाउडर डाल दिया गया और एक पेपर से उसको सील कर दिया गया, ताकि जब भी इसको यूज करना है तो इसको दांतों से यहाँ से कट करके इसके बीच डाला जाए ऐसे, और ऊपर से ठोक दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होता था कि उनके पाउडर की वेस्टेज नहीं होती थी, और एक प्रॉपर अमाउंट में उनको पता है कि कितना पाउडर डालना है। बट एक अफवाह फैली जिसमें ये बोला जाता था कि इस पेपर को ग्रीस किया जाता है ताकि मॉइस्चर अंदर ना पहुंचे, विद द हेल्प ऑफ काउ फैट एंड अ पिग फैट। ठीक है, को या फिर पिग फैट के थ्रू इसमें क्या किया जाता है, ग्रीस किया जाता है। अब देखो, कौ हिंदू धर्म में मान्य थी और पिग मुस्लिम धर्म में, तो यहां से क्या होने लगा, जो जितने भी सोल्जर थे ना वो इसके अगेंस्ट होने लगे। राइट, उनका मानना था कि अगर वो दांतों से तोड़ेंगे इन चीजों को तो उनका धर्म क्या होगा, भ्रष्ट होगा, और इंडियंस ये चीज नहीं चाहते थे। तो मेन रीजन रहा था ये वाला, यहां से रिवॉल्ट हमारा सही तरीके से स्टार्ट होता है। अब 1856 में, बेसिकली 1856 में
जो नेटिव सोल्जर थे ना, यानी कि इंडियन सोल्जर थे, उनकी क्वांटिटी थी 2,38,000। 2,38,000 इंडियन थे। और ब्रिटिशर कितने थे? ओनली 45,000। 45,000 ब्रिटिशर थे और ये बाकी वाले नेटिव यानी कि इंडियन सोल्जर थे। ठीक है, तो यहां से रिवॉल्ट हमारी स्टार्ट हुई है। क्लियर? कारण समझ आए? अब पढ़ते हैं द बिगनिंग एंड द कोर्स ऑफ अ रिवॉल्ट। ओके, अब इवेंट्स में क्या क्या होता है देखो। अब ये रिवॉल्ट जब स्टार्ट हुआ तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ सर? 29th ऑफ मार्च हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से हमारा 29th ऑफ मार्च 1857 ये एक प्लेस थी बैरकपुर, जो कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, बैरकपुर, वहाँ से ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है। वहाँ पे कौन पर्सन इसको इंसिडेंट को स्टार्ट करता है? दैट इज सिपाही मंगल पांडे। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी ना इन पे, मंगल पांडे जी। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, यानी कि ये डिनाई करते हैं कि इसको यूज नहीं करेंगे, और इसके लिए ही ये क्या करते हैं? अपने सुपीरियर पे फायर कर देते हैं। यानी कि अपने जो भी इनके सुपीरियर था उस पे क्या करते हैं? ये फायर कर देते हैं। ठीक है, उन पे गोली चला देते हैं इसके अगेंस्ट में। इसी कारण से इनको क्या किया जाता है? हैंग किया जाता है ऑन 6th ऑफ अप्रैल। 6th ऑफ अप्रैल को इनको हैंग किया जाता है कि इसके विद्रोह कर रहे हैं और इन्होंने अपने सुपीरियर को ऊपर गोली चला दी गई है। ठीक है, और ये कौन सी हमारे पास? देखो, हमारे पास ना दो तरीके की आर्मी थी। एक थी नेटिव इन्फेंट्री, एक थी इन्फेंट्री। ठीक है, जो फुट पे चलती है, यानी कि जिनके पास घोड़ा नहीं होता, ऑन फुट चलते हैं, वो इन्फेंट्री सोल्जर्स होते हैं, राइट। और एक होती कैवलरी सोल्जर्स, कैवलरी मिलिट्री, दैट इज CAVALRY, कैवलरी। ये वो होती हैं जो हमारे कहाँ पे चलते हैं? दैट इज ऑन अ हॉर्स। ठीक है, तो ये जो मंगल पांडे जी थे, ये हमारे कहाँ, कौन से सोल्जर थे सर? इन्फेंट्री सोल्जर थे। कौन से सोल्जर थे ये? इन्फेंट्री सोल्जर थे। कौन सोल्जर थे? इन्फेंट्री सोल्जर। क्लियर? तो इन्होंने सबसे पहले 1857 में बैरकपुर में रिफ्यूज किया, फिर इन्होंने अपने सुपीरियर पे गोली चलाई और 6 अप्रैल को इनको फांसी चढ़ा दिया गया। अब बात आती है 24 अप्रैल में। अब 24 अप्रैल तक बात पहुंच चुकी है, 24 अप्रैल। अब इसमें क्या होता है? यहां से देखो, अब यहां से स्टार्ट हो चुका है विद्रोह, यानी कि पूरी की पूरी आर्मी लोगों इनके अगेंस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है? जब भी हमारा 24 अप्रैल, इसमें होता है मेरठ में। जो रिवोल्ट होता है वो मेरठ से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे होता है? मेरठ में। तो यानी कि मेरठ की जो आर्मी है वो विद्रोह स्टार्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ पे जो 5 सिपाही थे थर्ड नेटिव कैवलरी की, यानी कि जो हॉर्स राइडर थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया गया। इसके कारण से क्या हुआ? 85 यहाँ पे 85 को इम्प्रिजन कर दिया गया, यानी कि 85 सिपाही को इम्प्रिजन कर दिया गया, यानी कि जेल कर दिया गया। ओके, तो सबसे पहले कैसे चला? 29 मार्च ऑफ 1857 को बैरकपुर में, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया था मैंने यहाँ पे, दैट इज इन बैरकपुर, BARRACK बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर में हुआ, इन्होंने इम्प्रिजन कर दिया गया 85 पर्सन्स को यहाँ पे। ठीक है, फिर आती है बात हमारी 10th मई में। क्या बात आती है? 10th मई को। ठीक है, 10th मई को। अब ये ना, ये रेबिलियस जो थे मेरठ ने, उन्होंने अपने सुपीरियर को मारा और ये दिल्ली की तरफ मार्च कर दिए गए। ये दिल्ली की तरफ चले गए और एक अपना एक पुराना लीडर, दैट इज बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह को इन्होंने बोला, जो पुराना किंग था हमारे पास, लास्ट मुगल किंग था बहादुर शाह, उनको बोला कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए ताकि हम इनके अगेंस्ट लड़ सकें। ठीक है, बहादुर शाह जी को क्या बोला कि आप ना नेतृत्व कीजिए, अब हम इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने चाहते हैं। हालांकि ये काफ़ी ही वीक था हमारे पास, ये काफ़ी वीक रूलर था। ठीक है, ये जस्ट एक काइंड ऑफ कुटपुतली थी। ठीक है, बट क्योंकि
हमारे जो रिवोल्ट करने वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तो इन्होंने इनका साथ स्वीकार किया और स्टार्ट किया रिवोल्ट को, ठीक है। बट ये खाली एक कठपुतली थे, जो मेन इनके पीछे जो नेतृत्व किया वो सही किया बख्त खान ने। किसने किया? बख्त खान ने, ठीक है। बख्त खान मेन कमांडर इन चीफ रहे इस रिवोल्ट के लिए। तो बख्त खान ये कहाँ से स्टार्ट करा? दिल्ली से, ओके। दिल्ली से कौन थे? बख्त खान। तो ये यहाँ कुछ ऐसे सिनेरियो चलता रहा, ठीक है। और ये जो रिवॉल्ट था ये कहाँ कहाँ फैला? ग्वालियर हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से मेन लीडर रहे हमारे, ठीक है। कौन कौन से मेन लीडर रहे और कहाँ कहाँ उन्होंने स्टार्ट करा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेन हमारे पास लीडर्स कौन कौन से रहे ऑफ द रिवॉल्ट एंड देयर सप्रेशन, ठीक है। कौन कौन से लीडर रहे। यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये लीडर कौन सी प्लेस से था, तो आप हेडिंग डालोगे दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, दैट इज यहाँ पे लिखोगे आप इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला जो नाम आएगा आपके सामने दैट इज अभी हमने डिस्कस करा सर बख्त खान, ठीक है। कौन था? बख्त खान। अभी पढ़ा हमने कि ये कहाँ से थे, ये कौन से प्लेस में इन्होंने स्टार्ट करा, दैट इज इन दिल्ली। कहाँ पे? इन दिल्ली में, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास आते हैं दैट इज नाना साहेब एंड तात्या टोपे, नाना साहेब एंड तात्या टोपे। ये कहाँ से थे, कोई बता सकता है? तात्या टोपे। ये जो दोनों पर्सन थे ये थे हमारे पास फ्रॉम कानपुर। तो कहाँ से थे ये दोनों? कानपुर से, ठीक है। तो ये दो नाम यानी कि आपको तीन नाम याद होंगे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लीडर ने रिवॉल्ट कौन सी प्लेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर थे हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ये तो सबको पता होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, कहाँ से लड़े थे? दैट इज फ्रॉम अ झांसी, झांसी से ये लड़े थे, ठीक है। देन बात करते हैं हम बेगम हजरत महल, दैट इज बेगम। आप देख रहे हो कि कैसे जो फीमेल थी वो डोमिनेट कर रही थी इस टाइम पे। बेगम हजरत महल, ये कहाँ से थी, कोई बता सकता है? दैट इज वेरी करेक्ट, दैट इज फ्रॉम अ लखनऊ। कहाँ से थे ये? लखनऊ से थे, क्लियर है। देन बात करते हैं हम लियाकत अली, एक और नाम हुआ दैट इज लियाकत अली, लियाकत अली। वो कहाँ से थे हमारे पास? वो थे हमारे पास फ्रॉम इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। देन हमारे पास हुए देवी सिंह, और पर्सन कौन थे? दैट इज अ देवी सिंह, जो थे हमारे पास कहाँ से? मथुरा से। तो हमने अभी तक कितने नाम डिस्कस करे हैं सर? 7 नाम डिस्कस कर लिए हैं। भगत खान दिल्ली से, नाना साहेब एंड तात्या टोपे कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, देवी सिंह मथुरा से। देन अभी इतने नाम नहीं है, कुछ और भी नाम है, जैसे कि आ गया हमारे पास कदम सिंह। क्या नाम था? कदम सिंह, ठीक है। कदम सिंह, वो कहाँ से थे हमारे पास? वो थे हमारे पास मेरठ से, ओके। उसके बाद आता हमारे पास तुलाराम, तुलाराम, टू बी प्रिसाइज राव तुलाराम, ठीक है। राव तुलाराम, ये थे हमारे पास हरियाणा से। कहाँ से थे ये? हरियाणा से। उसके बाद कुंवर सिंह, कुंवर सिंह,
कुंवर सिंह, ये थे हमारे पास फ्रॉम बिहार। कहाँ से थे ये? बिहार से। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक तो नाम भूल गया मैं, खान बहादुर खान, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान, ये कहाँ से थे? ये थे हमारे पास बरेली से। कहाँ से थे ये? बरेली से। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिवॉल्ट, उसके बाद पढ़ा हमने ये कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, और हमने ये पढ़ा कि इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर कौन थे। तो यहां से हमारा नाम आ सकता है क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर कौन थे। बख्त खान फ्रॉम अदहली, नाना साहेब फ्रॉम कानपुर, तात्या टोपे फ्रॉम कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी, बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ, लियाकत अली फ्रॉम इलाहाबाद, देवी सिंह फ्रॉम मथुरा, कदम सिंह फ्रॉम मेरठ, राव तुलाराम फ्रॉम हरियाणा, कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार, खान बहादुर खान फ्रॉम बरेली। तो खान बहादुर खान वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये आपको याद रखना है, और एक लियाकत अली वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देन बख्त खान वाला इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई आपको याद रहेगा, बेगम हजरत महल से भी क्वेश्चन पूछा गया है ये, और राव तुलाराम, सॉरी, ये जो है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पता होना चाहिए। अब इन सबको तो राइट नहीं मिल गया ना, अब इनको क्या हुआ, ठीक है, बहादुर नाना साहेब को भागना पड़ा। जब ये खत्म हुआ नाना साहेब को, तो भागना पड़ा कहाँ पे? नेपाल में। कहाँ भागना पड़ा? ये फिर नेपाल चले गए थे। कहाँ चले गए थे? यहाँ से फिर नेपाल चले गए थे ये, ठीक है, ओके। उसके बाद बेगम हजरत महल, ये भी नेपाल चले गई थी फिर, क्योंकि जब ये रिवॉल्ट खत्म हुआ तो ब्रिटिशर सबको कैद ही करने वाले थे, तो ये करने लगे। और रानी लक्ष्मीबाई, ये क्या हुए थे? इनका सबको पता ही है, दैट इज मार्टरेड थे, ये शहीद हुए थे, है ना, मार्टरेड हुए थे यानी कि शहीद हो गए थे, ठीक है। ये हमारे सब इनके। अब देखो, इनकी कुछ वीकनेस भी थी ना, तभी ये रिवॉल्ट नहीं चल पाया। अब वीकनेस क्या थी? कि ये इंटायर कंट्री में पॉपुलर नहीं था, ठीक है। सबसे पहली बात, इंटायर कंट्री में पॉपुलर नहीं था। इसका फेलियर का रीजन क्या था? लैक ऑफ रिसोर्सेज बोल सकते हैं हम, ठीक है। फेलियर के रीजन क्या थे, है ना, फेलियर के रीजंस क्या थे? तो फेलियर का रीजन क्या क्या होता? सबसे पहली चीज, यहाँ पे रिसोर्सेज इनके पास पूरे के पूरे ऑक्युपाइड नहीं थे, लैक ऑफ रिसोर्सेज रहे इनके पास, ठीक है। और कोई कॉमन गोल नहीं था, ठीक है, कोई कॉमन गोल नहीं था इनके पास पूरे, यानी कि कॉमन गोल नहीं था सबके पास, सभी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद क्या था? लिमिटेड सोशल बेस था, ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम कि सोशल क्लास जैसे जमींदार हो गए, तालुकदार हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, डिड नॉट ज्वाइन। तो लिमिटेड सोशल कॉज था, यानी कि सारे के सारे ज्वाइन नहीं कर रहे थे, यानी कि यूनिटी नहीं थी, हर एक तबके का लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। और इसके बाद कोई भी एक प्रॉपर लीडरशिप या जिसको हम बोलते हैं गाइडेंस नहीं थी, नो प्रॉपर लीडरशिप, कोई भी एक लीडरशिप नहीं थी, है ना, जो सबको लीड कर सके एक पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, क्लियर। ये था हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857। एक जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हम सभी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसके अलग अलग नाम क्या थे? इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी, ग्रेट रेबिलियन। फिर इसके कॉसेस क्या थे? लॉन्ग टर्म कुछ कॉसेस थे और कुछ इमीडिएट कॉज थे। लॉन्ग टर्म क्या थे? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो रिलीजियस और आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी थी। और इमीडिएट में एनफील्ड राइफल का आगमन, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हमने पढ़ा, पॉलिटिकल क्लास में हमने क्या पढ़ा? सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। अवध में आया, इससे वजह से क्या हुआ? कुछ स्टेट्स को एनेक्स कर दिया गया। सबसे पहली अवध थी, फिर उसके सतारा, जैतपुर, भगत, उदयपुर, झांसी और नागपुर को कैप्चर कर लिया गया।
फिर कुछ इकोनॉमिक कॉजेज थे, जैसे कि टैक्सेशन को बढ़ा देना, न्यू रेवेन्यू सिस्टम लाना, जिससे पीजेंट, जमींदार और आर्टिजन थे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थे। ठीक है, उसके बाद रिवॉल्ट के बारे में हमने सोशल रिलीजियस क्लासेस में क्या पढ़ा, क्रिश्चियन मिशनरीज आए थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जो कन्वर्जन करने लगे फ्रॉम अ वेरियस क्या बोलते हैं उसको, वेरियस रिलीजन्स टू क्रिश्चियंस। ठीक है, एक कारण था। 1837 में इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया, पहले पर्शियन थी। फिर 1844 में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया गवर्नमेंट सर्विसेज में। फिर दो कारण कुछ अच्छे भी थे, बट इंडिया की नज़र में तब वो अच्छे नहीं थे। दैट इज एबोलिशन ऑफ अ सती सिस्टम या विडो रीमैरिज एक्ट, जो 1856 में आए थे। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने लगी, हाई पोस्ट पे इंडियंस को नहीं रखा जाने लगा, ब्रिटिशर को ही चांस दिया जाने लगा। फिर हमने पढ़ा किसके, इनफील्ड राइफल के बारे में, जिसमें ये बोला जाने लगा कि कौ और पिग की फैट मिक्स है, इसी कारण से इंडियंस कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम क्या करने लगे, इसका विद्रोह करने लगे। ये विद्रोह स्टार्ट करा था कि इन्होंने, दैट इज मंगल पांडे जी ने, फ्रॉम 29 ऑफ मार्च 1857 बैरकपुर, दैट इज इन कोलकाता नाउ डेज, वहाँ से स्टार्ट करा। यहाँ पे इनको हैंग कर दिया गया क्योंकि इन्होंने अपने सुपीरियर पे फायर किया था ऑन अप्रैल 8 ठीक है, उसके बाद ये रिवॉल्ट पहुंचा 24 अप्रैल 1857 में। यहाँ पे 85 लोगों को प्रिजन कर दिया गया, यानी कि जेल बंद कर दिया गया। फिर वहाँ से ये लोग पहुंचे दिल्ली में, ठीक है, जहाँ पे बहादुर शाह को ने रिक्वेस्ट की कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए ताकि हम लड़ सकें ब्रिटिशर के अगेंस्ट। बहादुर शाह वीक था, फिर भी उसने साथ दिया, बट वो एक नाम था सही, जो साथ था वो बख्त खान जी ने किया, बख्त खान ने करा, जो दिल्ली से स्टार्ट करा। तो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर कौन थे, बख्त खान जो दिल्ली से थे, नाना साहिब जो कानपुर से थे, तात्या टोपे जो कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से लड़ी, बेगम हजरत महल लखनऊ से, लियाकत अली इलाहाबाद से, देवी सिंह मथुरा से, कदम सिंह मेरठ से, राव तुलाराम हरियाणा से, कुंवर सिंह बिहार से, खान बहादुर शाह बरेली से। ठीक है, इसके बाद फेलियर के कारण तो क्या थे, लैक ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी कॉमन गोल नहीं था, सोशल कॉस्ट लिमिटेड थे और कोई भी एक लीडरशिप नहीं था। ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, इसमें हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया गया है, रीजन ऑफ फेलियर्स, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, दैट इज आईजी कॉमर्स क्लासेस। और अगर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो बाय सर्चिंग @पंकज PSC। थैंक यू डियर्स, मिलते हैं जल्दी ही अगले लेक्चर में।